Hello students and welcome back to our channel NCERT Foundation Classes। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम के साथ। तो नेम ऑफ चैप्टर इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। एक ऐसा अदृश्य जीव जगत जो हमारी नग्न आंखों से परे है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारे संसार में हैं, कैसी हैं? अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती। कैसे? नेकेड आई से, यानी कि नग्न आंखों से हमें वो दिखाई नहीं देती। आप कुछ एक चीजें हमारे संसार में ऐसी हैं जिनको आप किसी चीज की हेल्प से, जैसे आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनकी मदद से आप देखेंगे, आप अपनी नेकेड आई से उन चीजों को नहीं देख सकते। तो फिर से यहाँ पर चैप्टर के इधर लिखा है आपका बेटा प्रोब एंड पॉन्डर। क्या करना है आपको? फिर से अब आपको सबको पता हो गया कि अब हमें करनी है खोजबीन और विचार। तो चलिए आज चैप्टर की ओर। Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you become visible? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है क्या होगा अगर आप अपने आसपास इनविजिबल संसार को देख पाएंगे? How do you think your observation of this hidden world might change the way you think about size, complexity, or even what count as living? आपको क्या लगता है कि इस जो ये अदृश्य संसार है, जो ये इनविजिबल संसार है, इसका अवलोकन करना, यानी इसका जो आप ऑब्जर्व करते हो, इसका जो आकार है, इसकी जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, और जो लिविंग्स के साथ इनके जो आपस में संबंध है ना, ये जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटररिलेट है, इसको सोचने के ढंग को आप कैसे परिवर्तित करोगे? Have you thought how these tiny living beings interact with each other? क्या आपने सोचा है कि कैसे ये जो छोटे छोटे लिविंग बींग्स हैं, ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, ये एक दूसरे के साथ किस तरह क्रिया करते हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट है। शेयर योर क्वेश्चंस। अपने प्रश्नों को यहाँ पर क्या करना बेटा? आपको शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। The human eye can only see objects that are above a certain size. मानव का जो नेत्र है बेटा, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकता है जो उसके निश्चित आकार से बड़ी होती है। For a long time, लंबे समय तक, many tiny things around us remained unknown. हमारे आसपास जो कुछ छोटी छोटी वस्तुएं थी वो अनजान थी। Long ago, लेकिन बहुत साल पहले, people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger. लेकिन लोगों ने क्या डिस्कवर किया था बेटा? लोगों ने ये खोजा था कि कैसे एक कांच का कर्व होता है बेटा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, जिसको आप बोलते हैं ना, कुछ इस तरीके का, ये होता है आपका कर्व, ठीक है। तो कैसे ये कर्व जो पीस है ग्लास का, ये छोटी छोटी चीजों को बड़ा देखने में मदद कर सकता है। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। ये जो ग्लास का, ये जो कांच के टुकड़ी के जो बेटा आकार है ना, ये किसकी तरह दिखता है? ये कुछ लेंटिल सीड होती है बेटा। आपके घर में दाल आप लोग देखते होंगे, तो जिन बच्चों को नहीं पता है, मसूर की दाल आप लोग देखना, मम्मी से पूछना, ठीक है। एक ऑरेंज, या फिर मैं बोलूँ जिस कलर का आप लोगों का ये रेड या पिंक का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके की जो ये दाल होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आपका जो पीस है ना, वो ग्लास का, वो कैसा था? वो लेंटिल के, मसूर की दाल के दाने जैसा था। थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस, हैंस दे आर कॉल्ड इट अ लेंस। कैसा था बेटा? बीच में से मोटा, ठीक है, ये ना ऐसे, तो ये बीच में से मोटा होता है, और जो एजेस होती हैं, यानी ये जो किनारी होती है, ये होती है बेटा आपकी बिल्कुल पतली, इसीलिए इसको क्या बोला गया? लेंस। ओवर टाइम lenses were improved to become more powerful. वक्त के साथ साथ बेटा इनकी जो क्वालिटी थी ना, इसमें सुधार किया गया ताकि ये और ज़्यादा पावरफुल बन सके। Each new tool, from simple magnifying glasses to microscopes, helped human see what their eyes could not.
हर एक नया टूल इंसानों के लिए क्या करने लगा, इंसानों के लिए मदद करने लगा। कैसे? जो चीज़ वो नहीं देख पाते थे उनको देखने में। The invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with tiny living creatures. इसी माइक्रोस्कोप की खोज ने बेटा एक एक आप बोल सकते हो एक अद्भुत संसार को इंसान के सामने लाके रख दिया, छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स के साथ। यानी कि जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई ना बेटा, तो हमें समझ आने लगा कि क्या छोटे छोटे जीव भी कैसे हैं, हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। We will explore some of these life forms in this chapter. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में, ऐसे ही कुछ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे। आगे बढ़ते हैं। You have already learned about the amazing varieties of living being. आप लोगों ने पहले ही बहुत सारी विविधताएं देखी हैं लिविंग बींग्स के अंदर, है ना, पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग। जस्ट लुक अराउंड, अपने चारों ओर देखिए। There are so many beautiful plants and animals. कितने सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। They are all of shapes, sizes and color. क्या है बेटा, उनके अपने अलग अलग संरचनाएं हैं, अपने अलग अलग आकार हैं, अलग अलग रूप है ना। Some living beings are tiny while other are really big. कुछ लिविंग बींग्स कैसे हैं, छोटे हैं, जबकि कुछ कैसे हैं बेटा, बहुत बड़े हैं। They differ not only in their structure but also in many other features. सिर्फ अपने स्ट्रक्चर से ही वो अलग नहीं है, उनके जो अंदर की जो फीचर्स है ना, उनसे भी वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अलग करते हैं। All these living beings, whether plant or animals, are called organism. ये सभी पौधे और जंतु क्या कहलाते हैं बेटा, ये सभी कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे जीव। Is it okay students? तो आगे बढ़ते हैं। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to naked eye? क्या आपने कभी अपने आसपास एक ऐसा छोटा जीव देखा है जिसको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं? Think about it. जरा इसके बारे में सोचिए। How small a thing can your eyes actually see? आपकी आंखें कितनी छोटी वस्तु को देख सकती हैं। You might have seen some people using reading glasses. आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पढ़ने के लिए चश्मे पहनते हैं, है ना। How does it help them see better? आपने कभी सोचा है कि वो कैसे उनको देखने में मदद करते हैं, कैसे उस चश्मे से उनको साफ दिखाई देता है। और what happens when we use a magnifying glass to observe something? और क्या होता है जब हम लोग किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा एक्टिविटी 2.1 पर। लेट अस ऑब्जर्व। तो चलिए क्या करते हैं, चलिए ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1, फिल इट विद वाटर। बेटा देखो यहाँ पे आपने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है। आई थिंक आप लोगों को इसकी इमेज क्लियरली नहीं दिख पा रही होगी, है ना। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस टाइप का फ्लास्क होता है, ठीक है, इस टाइप का फ्लास्क होता है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, क्या करना है इसको बेटा, इसके अंदर देखो पानी भर देना है, इसको पानी से फिल कर देना है। आगे, क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है बेटा, कॉर्क जनरली जैसे अभी आप लोगों के घरों में जो बॉटल्स है ना, उनके क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर लिड होती है, उनकी प्रॉपर ढक्कन होते हैं। लेकिन एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, लकड़ी का एक इस टाइप से गुटका टाइप बनाते थे, ठीक है, एक कॉर्क टाइप बनाते थे और इसको इसके ऊपर फिट कर देते थे जिससे कि ये बॉटल क्लोज हो जाती थी। इज इट ओके बेटा, कॉर्क क्या होता है। और ये ध्यान रखना है आपको कॉर्क, क्योंकि अभी आगे आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको फ्लास्क का मुंह उस कॉर्क से अच्छे से बंद कर देना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। ये देखो बेटा, फिर क्या किया उसने, किताब के ऊपर उस फ्लास्क को रखा और उसके लेटर्स को अच्छे से नोटिस किया। ठीक है, डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग। क्या आप लोगों ने कुछ रोचक देखा, कुछ इंटरेस्टिंग देखा। द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। जब आप फ्लास्क की मदद से देख रहे थे तो लेटर्स कैसे दिख रहे हैं बेटा आपको, बड़े।
दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पानी भरा हुआ है फ्लास्क के अंदर वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है बेटा? वो एक्ट कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक एन आंट। अब क्या करना है आपको? आपको यूज करना है मैग्नीफाई ग्लास का, किसको देखने के लिए? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, जैसे कि चींटी। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली? क्या आप उसके शरीर की जो संरचना है उसको पहले से अब अच्छे से देख पा रहे हैं? जब कभी आप चींटी को ध्यान से देखते होंगे तो आप बोलते हैं क्या इतनी छोटी सी है, इसके अंदर कुछ है, ऐसे दिमाग में आता है ना। लेकिन जब आप उसको मैग्नीफाई ग्लास की मदद से देखेंगे तो आप उसकी बॉडी को क्लियरली देख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them, but they could not see them with their naked eyes. बेटा लंबे समय से लोग जो है ना अपने आसपास के जीवों को देखने के लिए ना क्यूरियस होते थे, बहुत जिज्ञासु होते थे, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते थे, लेकिन वो उनको अपनी नेक्ड आंखों से नहीं देख पाते थे। So how did we finally discover this invisible bird? तो हम कैसे इस अदृश्य संसार को खोज पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे? डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस टू सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? आपको पता है कि कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी जिसके कारण हम सबसे पहले, वो कौन वैज्ञानिक थे जिनकी मदद से हम लोग उन छोटे छोटे टाइनी वर्ल्ड को, यानी जो ये छोटे छोटे लोग मिल, जो छोटे छोटे आपके जो जीव है ना, ये जो जिनका जो अपना अनोखा एक संसार है ना, हम उस संसार को इजीली देख पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। एवर हर्ड ऑफ? क्या आपने कभी सुना है? किसके बारे में? आइए जानते हैं। In 1665, a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia. बेटा 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। He was a careful observer and a skilled artist. वो कौन थे बेटा? वो एक सतर्क ऑब्जर्वर थे, एक केयरफुल ऑब्जर्वर थे, और साथ ही में कुशल कलाकार भी थे। In this book, he showed detailed drawing of tiny things. इस किताब में उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है छोटी छोटी चीज़ों को ड्रॉ करके, that people had never seen before, जिन्हें लोगों ने कभी पहले देखा ही नहीं था। Things he saw using a tool we now called a microscope, और जिसकी मदद से उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं, जो टूल्स उन्होंने यूज़ किए हैं, उन्हें आज हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें आज हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, यानी कि हिंदी में उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? सूक्ष्मदर्शी। वो जो आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी आसानी से दिखाने में मदद करता है। His microscope made things look 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eye. बेटा जो चीज़ें हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं ना, उन चीज़ों को भी उनका जो माइक्रोस्कोप था वो 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा बना देता था। One day, he looked at a thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. एक दिन बेटा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉर्क का एक पतली स्लाइस ली, और उसके अंदर जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको क्या दिखा? उनको दिखे छोटे छोटे छिद्र, एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह। ठीक है, कॉर्क सभी को पता होगा, मैंने अभी आपको पहले आगे भी बताया था कि कॉर्क क्या होता है। पहले के टाइम में बॉटल्स को ढकने के लिए बेटा लकड़ी के कॉर्क का यूज़ करते थे, जो उस बॉटल को अच्छे से कवर कर देता था। दिस कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनीकॉम, और जो वो छोटे छोटे छिद्र थे, जो एम्प्टी स्पेसेस थे, वो उनको किसकी तरह दिखते थे? वो उनको दिखते थे हनीकॉम। हनीकॉम क्या होता है बेटा? हनीकॉम होता है आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, देखा है ना आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता? वो कंपार्टमेंट उनको बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देते थे। He drew what he saw and called each small space a cell. उनको जो भी दिखता गया वो उसको बनाते गए, और उन्होंने उन छोटे छोटे जगहों को क्या नाम दे दिया बेटा? उन्होंने नाम दिया सेल। सेल यानी कि कोशिका। आगे बढ़ते हैं। This was the first time the word cell was used in science
टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये पहली बार था जब एक जीवन में सबसे छोटी जो इकाई है ना, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, उसको डिस्क्राइब किया गया। और क्या कहा गया बेटा, उसको कहा गया सेल, यानी कि कोशिका। आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में, यहाँ पे जो है, जो बुक है उनके द्वारा, जो बुक उन्होंने बनाई थी उसका नाम है यहाँ पे, जो उन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है, माइक्रोग्राफिया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है बेटा छोटी छोटी बॉडीज़ की जिनको बनाया गया है मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से, ये इस किताब के अंदर उन्होंने उन सब चीज़ों को ड्रॉ किया था। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s के दशक में, उसी समय के दौरान एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेड बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स। बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ज़्यादा अच्छे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप्स बनाने के लिए अच्छे लेंसेज का क्या किया, उन्होंने निर्माण किया, उन्होंने बनाया, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने छोटे जीवों के बारे में, जो टाइनी लिविंग थिंग्स थे, बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, लिविंग सजीव के बारे में उन्होंने बताया था, जो जैसे कि आपका बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स, ठीक है। तो जनरली यहाँ से हम लोगों के दो क्वेश्चन बनते हैं कि आपका जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो बेटा 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और वहीं कहीं अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो वो बेटा आपके अराउंड 1660s में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने लिविंग थिंग्स में अंदर उन्होंने जो है आपके लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, इसीलिए उनको क्या कहा गया बेटा, इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कुछ फिगर दी गई हैं, देखो आपका जो है ये पहला ए पार्ट तो माइक्रोग्राफिया बुक का है, ठीक है। और ये आपके कुछ माइक्रोस्कोप्स हैं जो रॉबर्ट हुक ने यूज़ किए थे। और ये है आपका बेटा जो कॉर्क सेल देखी थी ना, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई दे रहा है ना, बीच में जो ये खाली स्पेस जैसा भी है, ठीक है। तो ये कॉर्क सेल है जिसकी पिक्चर उन्होंने देख देख कर कहाँ बनाई थी बेटा, अपनी माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर पब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं। 2.1 व्हाट इज अ सेल। 2.1 में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये सेल क्या है, कोशिका क्या है। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये सभी किससे बने हुए बेटा, ये सभी कोशिका से बने होते हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। आप क्या हो जाओगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे ये देखकर कि एक्चुअल में ये कोशिकाएं कैसी दिखती हैं। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो चलिए एक थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्कोप में आपकी जो सेल है उसका स्ट्रक्चर नजर आता है। एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल। क्या करें बेटा, चलिए देखते हैं कि कोशिका किस तरीके से दिखाई देती है। और ये आपको करना कैसे, ये आपको अपने टीचर्स के साथ ही करना, ठीक है। टीचर्स आपको ये चीज़, ये एक्टिविटी कराएंगे। टेक एन ऑनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थॉरोली विद वाटर। बेटा आपको क्या करना है, आपको ऑनियन लेना है, ठीक है। अनियन प्याज सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात है। अपनी किचन से या अपने गार्डन से लेना और उसको क्या कर लेना बेटा, वॉश कर लेना है। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस। अब उनको क्या कर देना है, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ना, इस तरीके से पीसेस में उनको कट कर देना। Take one piece of onion and pull out the thin transparent layer from its inner surface with the help of forceps. This layer is called the onion peel. बेटा आपको क्या करना है, फोर्सेप्स होते हैं कुछ इस तरीके से, चिमटी टाइप होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा। जनरली अगर आपने देखा हो कि मम्मियाँ भी यूज़ करती हैं, जिसको आईब्रो पिन टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक फोर्सेप होता है कि क्लिप टाइप होती है, जिससे आपको क्या करना है, जब बेटा आप अनियन को काटते हैं ना, तो आप देखते हैं कि हर एक लेयर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट जैसी कोई लेयर होती है ना। तो वो ट्रांसपेरेंट लेयर आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। और इस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है अनियन पील, ठीक है। अब क्या करना है, place the peel in a petri dish containing a few drop of safranin red colored stain for 30 seconds.
आप क्या करना बेटा, आपको इस पिल को एक डिश में, पेट्री डिश है बेटा, ये इस तरीके का लैब के अंदर आपकी टीचर्स आप लोगों को दिखाएंगी। इसके अंदर आपको इसको रखना है, पील को रखना है, और इसके ऊपर कुछ ड्रॉप डालनी है बेटा, किसकी, सैफरनीन की। एक तरीके का केमिकल है जो किस कलर का होता है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, ये रेड कलर का होता है। और कितनी देर के लिए रखना है इसको, 30 सेकेंड्स के लिए। ये क्या करेगा, दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स एंड हेल्प अस टू सी दैम क्लियरली। बेटा देखो, जनरली अगर आप किसी वाइट चीज को देखोगे ना तो आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके अंदर क्या संरचना बन रही है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक पिंकिश कलर देते हैं। और किसकी मदद से देते हैं बेटा, सैफरनीन की मदद से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पिंकिश कलर देगा उस सेल्स को, और जिनकी मदद से हम उनको आराम से देख पाएंगे। With the help of thin brush, transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the pill and remove extra stain. अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, एक पतले से ब्रश की मदद से आपको उस अनियन पिल को आराम से उठाना है और ट्रांसफर कर देना है दूसरे एक पेट्री डिश के अंदर, जिसमें आपका क्या होगा बेटा, पानी होगा। इससे क्या होगा कि जो भी आपका एक्स्ट्रा सैफरनीन होगा वो उस पील में से निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now carefully place the stained onion peel on the glass slide using a thin brush, ensuring it does not break or fold. अब बेटा आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, आपको जो वो अनियन पील है ना स्टेन वाला, उसको एक ग्लास स्लाइड पर रखना है। इधर बेटा आप पिक्चर के अंदर ध्यान से देखते जाएंगे, उसको आपको ग्लास स्लाइड पर रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहीं से टूटे ना, और ना ही वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो, मतलब आपको सिंगल अच्छे से उसको उस पर फैला देना है। Put a drop of glycerin over the onion peel on the slide. अब क्या करना है, आपको एक ड्रॉप डालनी है ग्लिसरीन की, ठीक है। अब ये ग्लिसरीन क्या करेगा, द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल्स। ग्लिसरीन क्या करता है बेटा, ये एक तो सेल्स को सूखने नहीं देगा, और आपको देखने में एक बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी देगा, मतलब आपको बहुत अच्छे से जो आप देख रहे हैं ना, जो आप उसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे, आपको बहुत क्लियरली आपको नजर आने लगेगा। अब इसके बाद क्या करना है, स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ निडल सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड। बेटा देखो, जनरली जब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट अपने लैब के अंदर करेंगे ना, या जब आपकी टीचर कराएंगी ना, तो क्या होता है कि जब आप लोग इस ग्लास स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका जो भी आप जिस भी चीज़ की आप स्लाइड देख रहे हैं वो प्रॉपरली कवर हो, हिले डुले ना, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लोग ये कवर स्लिप लगाते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि आपने एकदम ऊपर से ऐसे कवर स्लिप छोड़ दी, नहीं। इससे क्या होगा, इससे आपके जो आपने ये ग्लिसरीन वगैरह डाला है ना बेटा, इसके अंदर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, और जैसे ही बबल्स आ जाएंगे तो आपको अच्छी एक इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, आपकी अच्छी स्लाइड नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से एक निडल की हेल्प से धीरे धीरे कवर स्लिप को नीचे की तरफ डाउन करना है, ताकि उसमें कोई भी बबल ना बने। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं। यूज ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटल वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने ग्लिसरीन डाला है, छोटी सी कवर स्लिप है ना, तो यहाँ आसपास कहीं साइड में आपका क्या होगा, ग्लिसरीन वगैरह बाहर निकलेगा, तो आपको एक ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से उस सबको साफ कर देना है। Observe the slide under a microscope. A simple foldable paper microscope will suffice. Compare it with figure 2.3c. अब क्या करना है बेटा, आपको एक माइक्रोस्कोप आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। उसके अंदर आपको ध्यान से उसे देखना है और फिर उसको कंपेयर करना है, जो ये वाली फिगर दी हुई है ना, इसके साथ आपको उसको कंपेयर करना है। What similarities do you find in figure 2.3c and figure 2.3d? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको दो तरीके से फिगर दी हुई है, एक तो आपको ये वाली दी गई बेटा, और एक आपको ये दी गई है। आपसे पूछ रहा है कि आपको इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, क्या दिख रहा है तुमको, एक जैसा क्या लग रहा है? यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे इस तरीके से लाइनें हैं और बीच में क्या बन रहे हैं, कुछ रेक्टेंगुलर स्लोप, ये रेक्टेंगुलर ये बन रहे हैं आपके ना, ऐसा लग रहा है ना? दोनों फिगर में यही लग रहा है, दोनों स्लाइड्स में यही लग रहा है, ठीक है। क्या है ये देखते हैं। These are the cells of the onion peel, which are closely arranged without any space between them. ये क्या है बेटा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो ये अटैच आपको नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है बेटा, ये अनियन पील की सेल्स हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सटीक हो के अरेंज हुई हुई है, ठीक है।
ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप ऑब्जर्व करो किसको, पत्तियों में, है ना, अलग अलग पेड़ों की पत्तियों में आपको क्या करना है, इसी तरीके से ऑब्जर्व करना है। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। आपको पता चलेगा, आपको दिखाई देगा कि सारे प्लांट्स किससे बने हुए बेटा, सेल से बने हुए। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ। क्या लगता है आपको कि एनिमल की बॉडी किससे बनी होगी। अब जरा बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे मानो जब हम लोग घर, जब हमारे जो घर बनते हैं ना बेटा, तो जनरली कैसे बन जाते हैं, क्या ऐसे ही कोई दीवार खड़ी हो जाती है, नहीं। क्या होता है, छोटी छोटी एक एक ईंट मिलकर जब उनको हम एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज करते हैं ना, इस तरीके से आपका एक दीवार खड़ी होती है। फिर एक दीवार से आपका बेटा क्या खड़ा हो जाता है, ऐसे आपका पूरा एक घर खड़ा हो जाता है ना, या एक घर पूरा बन जाता है ना। तो जनरली यहाँ पर क्या हुआ, इसी तरीके से अगर तुम देखोगे तो यही इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, ये जो सेल्स हैं ये अरेंज है ना, और एक पूरा शायद कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा क्या बना रही होंगी, कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गन बना रही होंगी, या कोई बॉडी बना रही होंगी, है ना, या कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना रही होंगी। तो ये जो बेटा जिस तरीके से ये एक दीवार की जो बेसिक यूनिट है ना, उसको आप किसको मानते हो, ब्रिक्स को, ईंटों को मानते हैं, है ना। इसी तरीके से बेटा बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो किसे मानते हैं बेटा, वो हम मानते हैं सेल को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। साफ पानी से आपको कुल्ला करना है। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक। एक साफ टूथपिक की ब्लंट एंड लेनी है बेटा। आपके घरों में चाकू होगा, सभी के घरों में, है ना, जो इस तरीके का तुम्हारे घरों में नाइफ होता है ना, तो जो ये शार्प एज होती है ना, जहाँ से आप चीज़ों को कट करते हो, ये होता है बेटा शार्प एंड। ठीक है, ये तो होता है आपका शार्प एंड, बहुत नुकीला, तेज तरार। और जो इसके अपोजिट होता है ना बेटा, वो होता है आपका ब्लंट। ठीक है, थोड़ा मोटा। एंड जेंटली स्क्रेप द इनसाइड ऑफ योर चीक। आपको क्या करना है, अपने गाल के अंदर आपको थोड़ा सा स्क्रेप करना है, थोड़ा सा खुरचना है। ठीक है। Place the scraped material in a drop of water on a clean glass slide and spread it evenly. अब क्या करना है आपको, जो आपने खुरेच कर जो मटेरियल निकाला है ना, एक पतली सी लेयर जैसा जो आप लोग निकालेंगे, उसको आपको ग्लास की स्लाइड पर आराम से रखना है। उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी डालना है और अच्छे से फैला देना है। Add a drop of methylene blue, a blue colored stain over the material on slide. अब उसके ऊपर क्या करना बेटा, आपको एक ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू कलर का एक स्टेन होता है, ठीक है, मिथाइलिन, इसको आपको स्लाइड के ऊपर डालना है। एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट। ये स्टेन हम क्यों डाल रहे हैं, जनरली स्टेन से क्या होता है बेटा, आपको जो माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरीके का पैटर्न बन रहा है वो आसानी से देखने में हेल्प करेगा, ये जो कंट्रास्ट देगा आपके स्लाइड को। After 1 minute, 1 मिनट बाद, add drop of glycerin over the material on the slide to prevent the cells from drying. अब बेटा 1 मिनट बाद क्या करना है आपको, एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डालनी है, जिससे कि जो आपके उस मटेरियल की जो सेल्स है ना, वो ड्राई ना हो, सूखे ना। ठीक है। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल। अब ध्यान से आपको उस मटेरियल के ऊपर कवर स्लिप लगाना है। एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर। अब क्या करना है आपको, ब्लॉटिंग पेपर की मदद से जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन जो आपके साइडों से निकल कर आएगा, कवर स्लिप से बाहर निकल कर आएगा, उसे आपको ब्लॉटिंग पेपर से रिमूव कर देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। आपको माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी स्लाइड को ध्यान से देखना है और उसके बाद अपनी किताब में, वो नोटबुक में आपके क्या करना है, नोट करना है या ड्रॉ करना है जो भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। What did you observe? आपने क्या देखा? You will observe a polygon shaped structure as shown in figure 2.4. बेटा जब आप लोग अपनी चिक को उसकी स्लाइड बना के जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना, तो जनरली आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इस तरीके के पॉलीगन्स जैसी शेप दिखाई देगी। These are chick cells which form the inner lining of our mouth. ये क्या है बेटा, ये है चिक सेल। ये आपके गालों के अंदर जो प्रेजेंट होती है ना, जो अंदर की जो लाइनिंग आपके मुंह की जो बनाते हैं सेल्स, ये उनके क्या है बेटा, आपकी फिगर है।
What similarities and differences did you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and human chick cell in activity 2.3? क्या सिमिलैरिटीज देखने को आपको मिल रही हैं या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं अगर आप ह्यूमन चिक में और अनियन पील की जो हम लोगों ने सेल्स देखी थी, इन दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं? ज़रा एक बार हम लोग वापस से अपना अनियन सेल के पास जाते हैं ज़रा। बेटा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे भी। जनरली ये जो है ना हमारी, ये पर्टिकुलरली क्या है, ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक सेल है और ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये क्या है, इसकी सेल वॉल। ठीक है, आउटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे एक तरीके की झिल्ली जैसी होती है। ठीक है बेटा, ये इसको कवर करके रखती है, ये क्या लाती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन। बीच में जो ये ब्लैक टाइप पॉइंट आपको जो फिगर जैसा पॉइंट आउट जो आप कर रहे हो, ये होता है आपका न्यूक्लियस। और जो बाकी का बचा हुआ स्पेस है, ये जो बाकी का बचा हुआ स्पेस है, ये क्या कहलाता है बेटा, आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तो था आपका अनियन सेल के बारे में। अब जरा ह्यूमन चिक की सेल के बारे में देखते हैं, इसमें हम लोगों को क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है। ये देखिए, आउटर वाली जो है ये क्या है आपकी बेटा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बीच में जो प्रेजेंट है ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, और मिडल में आपका क्या है बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट्स। आप ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी कोशिका के अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है बेटा, उसे बोला जाता है सेल की मेम्ब्रेन। The round structure in the middle is the nucleus, which is also covered by a thin membrane. बेटा अंदर का जो मिडल के अंदर जो एक गोलाकार जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है जो कि एक पतली झिल्ली से कवर्ड रहता है। जैसे ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ना बेटा, तो सेल की तो अपनी मेम्ब्रेन है ही, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हो। ऐसे ही न्यूक्लियस की भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड बाय साइटोप्लाज्म। इन दोनों के बीच का जो ये पोर्शन होता है ना बेटा, ये क्या होता है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। These 3 cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic part of a cell. अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उनके बेसिक पार्ट्स क्या क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Some cells like onion peel cells have an extra outer layer called the cell wall. कुछ सेल ऐसी भी होती है जिनके बाहर बेटा एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, एक्स्ट्रा बाहर की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है सेल की वॉल, यानी कि कोशिका की दीवार जैसा, या हिंदी में इसको कोशिका भित्ति भी बोलते हैं बेटा। अगर हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए होंगे तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि इसको बोलते हैं बेटा कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल। What is the importance of this structure in a cell? इन सारे स्ट्रक्चर का सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी रिगार्डिंग। What functions do they perform? और ये क्या कार्य करते हैं। Are these functions important for the maintenance of life? क्या ये जो कार्य ये लोग कर रहे हैं, जो इसका जो सेल का जो काम है, क्या वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्या वो लाइफ को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हो ना, ये किस किस चीज़ को अंदर लेकर रखती है, देखो इसके अंदर ही है ना आपका साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस इसके अंदर ही है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। क्या करती है बेटा, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एक सेल से दूसरी सेल को अलग करती है। इट इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल्स इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा मैं, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एनक्लोज करती है, अपने अंदर रखती है, और द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर, एक सेल से दूसरी सेल को अलग करती है।
इट इज पोरस, ये कैसी होती है, ये थोड़ी सी बेटा दानेदार जैसी होती है, ठीक है, पोरस होती है। एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारे जो लाइफ के अंदर जो बाकी सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं ना बेटा, हमारी बॉडी में जो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, इनमें जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको एंट्री करती है, उनको अलाउ करती है अंदर आने के लिए, और जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर बॉडी से या सेल से बाहर करती है, ठीक है। तो जनरली आपको समझ आया होगा। इन शॉर्ट बता देती हूँ कि बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी, एक तो वो एनक्लोज करती है, दूसरी चीज़ वो एक सेल से दूसरी सेल को अलग करती है, ये पोरस होती है, और ये जो भी चीज़ें काम की होती है उनको अंदर ले जाने में, और जो बेकार चीज़ होती है उसको सेल से बाहर करने में अहम भूमिका निभाती है। होप सो सभी को समझ आया होगा सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे सेल्स के कंपोनेंट्स होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले 6 क्लास में पढ़ कर आए ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि कई सारी जो चीज़ें हैं ना, है ना, जो कई तरीके की जो जैव प्रक्रम है, यानी कई सारे जो लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये जनरली साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।